हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? हमने डार्क रिएक्शन में पढ़ा था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है प्लांट्स में टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हम फिक्सेशन करके सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज शुगर, दैट इज ग्लूकोज। तो वो होती है विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को। अब रुबिस्को के नाम में ही रिबुलोस बिस 1,5 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, तो इसके नाम में कार्बोक्सिलेस भी आ रहा है और ऑक्सीजनेस भी आ रहा है। तो डार्क रिएक्शन में हमने पढ़ा उसकी कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी। नॉर्मल कंडीशंस में इसकी कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी भी ही होती है। अब रुबिस्को की कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी में RuBP CO2 को एक्सेप्ट करता है और सिंथेसिस होती है शुगर की, और ये पूरे साइकिल में C3 में वापस RuBP की रीजनरेशन हो जाती है। तो उसको हमने डिटेल में पहले वाली वीडियोस में पढ़ लिया है। अब कौन सी कंडीशंस पे रुबिस्को की ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होएगी? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होएगा, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होएगी, तब और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। इन तीन कंडीशंस पे, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ये कंडीशंस होती हैं तब रुबिस्को अपनी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करती है। रुबिस्को की जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैच हो जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी अटैच हो जाती है। इसीलिए उसको रुबिस्को यानी कार्बोक्सिलेस और ऑक्सीजनेस उसके नाम में आता है। अब जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन है, इसमें क्या होता है, RuBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा जब रुबिस्को अपनी कौन सी एक्टिविटी शो करेगी, ऑक्सीजनेस। और ये कब होएगा रुबिस्को अपनी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करेगी? जब हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होएगा। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, डीकार्बोक्सिलेशन होती है। इसको हम बाद में डिटेल में जब करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। अब क्योंकि ये रेस्पिरेशन में भी यही होता है, जो नॉर्मल हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें ये रेस्पिरेशन नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होती है। तो वो होता है रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, RuBP कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, और ये पूरे प्रोसेस में RuBP की रीजनरेशन होएगी और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन भी होएगी। एक स्टेप्स आएंगे बीच में जहां पर क्या होगी, डीकार्बोक्सिलेशन। अब जो हमारा डार्क रिएक्शंस थी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही थी, लेकिन जो फोटो रेस्पिरेशन है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रही है। तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अब इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड, while in photorespiration carbon dioxide is released. Therefore, we can say photorespiration undo what is done by photosynthesis. इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि फोटोरेस्पिरेशन ने अंडू कर दिया जो भी फोटोसिंथेसिस ने किया था। फोटोसिंथेसिस ने में क्या हुआ था, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होकर शुगर्स बने थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट्स वगैरह बने थे, RuBP, ये भी फोटोसिंथेसिस का ही एक प्रोडक्ट है। तो RuBP के साथ ऑक्सीजन मिलके और ये पूरे प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से शुगर्स बने और यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो इसने कंप्लीटली अंडू कर दिया जो भी चीज फोटोसिंथेसिस में हुई थी, एंड इट यूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। और इस प्रोसेस में इसने एनर्जी भी बहुत सारी रिलीज हुई, इस प्रोसेस में एनर्जी भी बहुत सारी यूटिलाइज हुई और हमारे कोई काम का प्रोडक्ट भी नहीं बना, उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी फ्रॉम द प्रोडक्ट्स दैट वर फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड नॉट एनी यूजफुल प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसीलिए ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है,
इसीलिए ये क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस, बहुत सारी एनर्जी भी यूटिलाइज कर रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है। इट इज अनडूइंग व्हाटएवर फोटोसिंथेसिस हैज डन। और जो फोटो रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन गैस यूज टेकन अप हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, और ये सब कुछ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्योंकि सिमिलर गैसियस एक्सचेंज जो कि रेस्पिरेशन में था, और फोटो इसीलिए क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। और ये होता है C3 प्लांट्स में, जो कि टेम्परेट प्लांट्स जैसे कि होते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, ये जो C3 प्लांट्स हैं उनमें होती है फोटो रेस्पिरेशन। तो ये अब जो फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 फोटोसिंथेटिक सेल्स प्लांट्स इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, लाइट की प्रेजेंस में अपटेक हो रहा है ऑक्सीजन का, और रिलीज क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां पर हो रहा है, C3 प्लांट्स में। तो C3 फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में जो लाइट डिपेंडेंट अपटेक हो रहा है ऑक्सीजन का एंड रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। अब जो प्लांट्स में इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट। जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ही वेरी कर रही होती है। जैसे जैसे दिन की शुरुआत में फोटोसिंथेसिस कम होती है, दोपहर तक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो और शाम तक फिर जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे दोबारा फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। तो दोपहर के वक्त ज़्यादा लाइट वगैरह है, तब ज़्यादा ऑक्सीजन गैस की एवोल्यूशन हो रही है। तो ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन, इंटरनल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ड्यूरिंग वेरियस टाइम ऑफ द डे, क्योंकि लाइट रिएक्शन का भी रेट क्या होता है, वेरिएबल। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप वाइज। जो फोटो रेस्पिरेशन है ये 3 ऑर्गेनेलिस में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। इन 3 ऑर्गेनेलिस में ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। और इसमें क्या होता है, आरयूबीपी कंबाइन करेगी ऑक्सीजन के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स आरयूबीपी के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। और रुबिस्को क्या करेगी, ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। अब हमारे पास जो 2 प्रोडक्ट्स बने हैं वो हैं 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरेट के और 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लाइकोलेट के। अब पीजीए का तो आपको पता ही है 3 कार्बन कंपाउंड है, और जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो है 2 कार्बन कंपाउंड। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट से ही आगे साइकिल चलेगा। तो जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, इट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग दी फोटो रेस्पिरेशन, और ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी बोलते हैं। अब इसमें ग्लाइकोलेट के ही आगे रिएक्शंस होंगी, ये सारी ग्लाइकोलेट की ही आगे मेटाबॉलिज्म हो रही है, इसीलिए हम फोटो रेस्पिरेशन को ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म साइकिल भी बोलते हैं, या फिर ग्लाइकोलेट पाथवे। और अब क्या होएगा, 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लाइकोलेट में से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ग्लाइकोलेट के। अब ये ग्लाइकोलेट जाएंगे अगली ऑर्गेनेली, दैट इज पेरोक्सिसोम्स में। पेरोक्सिसोम्स में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ग्लाइऑक्सिलेट के। ये सारे अब 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सिलेट में 2 मॉलिक्यूल अमाइनो ग्रुप के जुड़ जाएंगे। जैसे ये जुड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के। ग्लाइसिन भी क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड। अब ये ग्लाइसिन जाएगा नेक्स्ट ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन बन जाएगा। अब हमारे पास 2 अमाइनो ग्रुप थे, याद रखना, तो इसमें से 1 अमाइनो ग्रुप अभी निकल जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, और यहाँ पर Na- पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NaDH में।
तो यानी इसमें से ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो दिस इज ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स। एंजाइम जिसकी प्रेजेंस में होता है वो है ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स। और हमारे पास बन जाएगा एक मॉलिक्यूल सेरीन का। अब ये था 2 कार्बन का कंपाउंड, उसके 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 into 2 4 कार्बन हो गए टोटल। वहां से एक मॉलिक्यूल सेरीन बना है 2 मॉलिक्यूल से। एक कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गया, बचे कितने, 3 कार्बन, तो सेरीन है 3 कार्बन कंपाउंड। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये सेरीन वापस चला जाएगा ऊपर पेरोक्सिसोम में। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें से एक अमाइनो ग्रुप, अभी तक यहाँ पर 2 अमाइनो ग्रुप आए थे, एक अमाइनो ग्रुप तो यहाँ निकल गया, एक अमाइनो ग्रुप यहाँ निकलेगा। तो एक अमाइनो ग्रुप जब सेरीन में से निकल जाएगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तब हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अब हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में हाइड्रोजन ऐड होएगा वाया NADH, NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में, यानी कि इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट की, और क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरेट का। अब जो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरेट है वो चला जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ग्लिसरेट के मॉलिक्यूल में फॉस्फोरिलेशन होएगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और ये बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट PGA। अब PGA जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड था ड्यूरिंग C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल, तो वहां से वो पूरा मतलब कैल्विन साइकिल होएगा और रीजनरेशन हो जाएगी RUBP की। तो इसके बारे में हमने डिटेल में PGA से C3 साइकिल से कैसे RUBP रीजनरेट हो गया वो हमने C3 वाली वीडियो में कर रखा है। और इस तरह से ये हो गया साइकिल हमारा कंप्लीट, जो कि 3 ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 2 कार्बन था, दैट इज फोस्फोग्लाइकोलेट, इसलिए हम इसे C2 साइकिल भी बोलते हैं। और आगे ग्लाइकोलेट की ही आगे सारी रिएक्शंस हो रही हैं, यानी कि ग्लाइकोलेट से ही आगे हो रहा है, इसलिए हम इसे ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म पाथवे या फिर ग्लाइकोलेट पाथवे भी हम इसे बोलते हैं। अब जो C2 पाथवे है, ये यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें RUBP की रुबिस्को की प्रेजेंस में ऑक्सीजनेस एक्टिविटी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और इसमें एटीपी भी यूटिलाइज हो रहा है, एटीपी भी इसमें यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन एटीपी कहीं पर भी बन नहीं रहा है, ना एटीपी बन रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है, उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। और इसमें मतलब भी ना ही NADPH2 बना है, कोई सिंथेसिस भी नहीं हुई है शुगर की, तो रैदर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी कैसे हो रही है, बहुत सारी एनर्जी यूज करके, तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अब C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at enzyme site. This takes place when malate from mesophyll cell is broken down in bundle sheath cells to release carbon dioxide. This leads to the increase in concentration of carbon dioxide. अब C4 प्लांट्स में क्या होता है, C4 प्लांट्स में स्पेशल सेपरेशन है। मेसोफिल सेल्स में इनिशियल फिक्सेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, और वहां पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। पैपकेस की मदद से मेसोफिल सेल्स में इनिशियल फिक्सेशन होती है। अब और मैलेट बनता है, यही मैलेट आगे जाएगा बंडल शीट सेल्स में, वहां पर इसका होएगा ब्रेकडाउन। जब ब्रेकडाउन होएगा तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो एकदम से, और बंडल शीट सेल्स में ही रुबिस्को एंजाइम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड काफी सारी रिलीज होगी जब, तो रुबिस्को में के आसपास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो रुबिस्को सिर्फ अपनी कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी ही शो करेगी। इसलिए C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन या फिर C2 साइकिल नहीं होता। The reason for photorespiration is the same site of
O2 evolution and photolysis of water and the catalytic activity of Rubisco. अब C3 प्लांट्स में ये फोटो रेस्पिरेशन होता है। उसका कारण क्या है कि जहां पर फोटोलिसिस हो रही है यानी कि एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस हो रही है, वहीं पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है और रुबिस्को एंजाइम फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या कर देगी, ऑक्सीजनेस एक्टिविटी और फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, जो कि वेस्टफुल प्रोसेस है। तो ये C3 प्लांट्स में इसलिए होता है क्योंकि जो साइड पे ऑक्सीजन गैस की एवोल्यूशन हो रही है यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, उसी साइड पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। तो इसीलिए मतलब C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है और C4 प्लांट्स में जहाँ पर मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है और ऑक्सीजन गैस की एवोल्यूशन हो रही है, वहाँ पर यानी कि मेसोफिल सेल्स में वहाँ पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है। उल्टा वहाँ पर इनिशियल फिक्सेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है पेपकेस, जो कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही शो करती है। तो उसका O2 की कंसंट्रेशन से उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा और वो जो मैलेट बना है वो बंडल शीट सेल्स में चला जाता है जहाँ पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है और बंडल शीट सेल्स में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती और वहाँ पर जब उसका ब्रेक डाउन हो जाता है मैलेट का तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की प्रेजेंस में रुबिस्को सिर्फ अपनी कार्बोक्सिलिक एक्टिविटी ही शो करती है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ C3 केल्विन साइकिल अच्छे से हो जाता है विदाउट दी ऑक्सीजन, मतलब फोटो रेस्पिरेशन वहाँ नहीं होगी। तो ये था हमारा फोटो रेस्पिरेशन।